हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे देख रहे होंगे कि सर आज क्यों आ गए, क्या कराना चाहते हैं। देखो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का अगर आप कोर्स कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी नोट्स वाली फाइल देखने को मिलती है। हालांकि उसके साथ में हमने रिवीजन के वीडियो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के वीडियो भी डाले हुए हैं ताकि अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। बट मुझे ये लग रहा था, मुझे ये चिंता कहीं ना कहीं सता रही थी कि ऐसा ना हो कि आप ये भारी भरकम नोट्स देखकर डर जाएं। तो मैंने सोचा कि नोट्स पे क्यों ना एक बार आपको नजर लगवा दूं, क्यों ना आपको दिखाऊं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक पे किस तरीके से आपका वेटेज रहना चाहिए, किस तरीके से कवरेज करना है। ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो क्या क्या पर्सपेक्टिव से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कैसे इस पीडीएफ को आप आसानी से फटाफट से रीड कर सकते हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूं। तो आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन करता है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में अकाउंटिंग वाले भी, कॉस्टिंग वाले भी और ऑडिटिंग वाले भी इस पीडीएफ के अंदर, इस नोट्स फाइल के अंदर यहाँ पे कवर्ड है। आइए एक एक करके बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ और आपको दिखाता हूं, नजर लगवाता हूं कि कैसे आपको ये फाइल को फटाफट से कवर अप करना है। चलिए जी। तो सबसे पहला आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ऐसा आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं होगा, बट अगर आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी और सब्जेक्टिव वाले टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कुछ नहीं पता लगता, कई बार बेसिक अकाउंटिंग को लेकर भी सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग के पिताजी फादर कौन है ये बताया गया, बुक कीपिंग अकाउंटिंग कैसे अलग है, अकाउंटिंग का बाकी डिसिप्लिन के साथ क्या संबंध है, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये सब बताया हुआ है आपको। हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सवाल आ जाए कि अकाउंटिंग कौन से डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है या किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हो सकता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में सवाल आ जाए, एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो इस पर्सपेक्टिव से ये नोट्स बना रखे हैं ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो जाए। इसके बाद अकाउंटिंग का कौन इस्तेमाल करता है। अकाउंटिंग का एक कैश बेसिस रहता है और एक मर्केंटाइल बेसिस रहता है, आपको पता ही होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। भूल गए हो तब भी एक बार रीड करोगे याद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है। अलग अलग टाइप के अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होते हैं। हालांकि आज की डेट में ये क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे डाली हुई हैं। अकाउंटिंग साइकिल कैसे प्रोसेस चलता है, जर्नल क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स कौन सी मेंटेन करके चलते हैं, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर्स आप कमिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीजें, ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है और 99% इनसे आपको सवाल भी देखने को शायद ना मिले, बट ये बिल्कुल बेसिक है अकाउंटिंग का और मुझे लगा ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इन्हें इंक्लूड कर दिया। और कई बार पता नहीं चलता कि आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर में इन पे कोई भूले भटके सवाल आ भी जाए। सबके फॉर्मेट्स भी यहाँ पे डाले हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको अगर सवाल आता है इनसे जुड़ा हुआ, इनकम स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सवाल आया, तो आपको अपने आंसर को अलग बनाने के लिए ये डायग्राम्स और ये चार्ट्स जो है ना, इनसे काफी मदद मिलेगी। ये आपके आंसर में चार चांद लगा देंगे। जो सिंपली पैराग्राफ लिख रहा है वर्सेस जो कोई टेबल बना रहा है, चार्ट बना रहा है, डायग्राम बना रहा है, फ्लो चार्ट बना रहा है, उसको एडिड एडवांटेज यहां पे पक्का मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स रहते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए जनाब फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिक्टिशियस है, कौन से बाकी हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, डेप्रीसिएशन से जुड़ा हुआ सब बेसिक वाला पार्ट है। आपके जो सिलेबस में मेन कवरेज आपका स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन, डिफरेंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, क्या क्राइटेरिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप रिवीजन वीडियो देखेंगे उसमें भी फटाफट से रिवाइज करवाया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जी यहाँ पे आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर आ गए विद आंसर हिंट्स। सर हम पढ़ते पढ़ते इन पे पहुंच जाएंगे, तो हमें इनका क्या करना है, क्या इनको एक बार रीड करके छोड़ दें? जी हाँ,
आप केवल इन पे एक बार नजर लगाइए कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, एक बार सोचिए कि कैसे इसका आंसर होना चाहिए, आंसर हिंट्स को एक बार देखिए कि हाँ क्या क्या चीजें हम अपने आंसर में लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई सवाल हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो बीच बीच में ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के दर्शन आपको होते रहेंगे ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से भी सोचे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एकदम से हम बिल्कुल सब्जेक्टिव एकदम से स्टार्ट कर लें, तो थोड़ी भूमिका बनी होनी चाहिए। जो मेन काम है बाद में हो जाएगा, बट थोड़ी भूमिका बनाने के लिए ये सब चीजें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। इसके अलावा जी हमारा अगला आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। तो जितने भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एंटिटी है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सबको डिटेल में एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से भी आप इन्हें पढ़ें, समझ में आ जाएं, और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से भी अगर इन पे आपको आंसर लिखना पड़े, बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़े, तो भी आप आसानी से लिख सकें। तो ऐसा नहीं है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमने एक लाइन में बता दिया कि भाई जो पैसे में मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करेंगे। हमने पूरा सारी डिटेल इसकी दी है कि क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, सारी चीजें इसमें बताई हैं ताकि आपको एक पूरा बेहतरीन आंसर यहाँ पे बन सके। और अगर सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ही जानना है तो वो रैपिड रिवीजन वीडियो आप देखेंगे, उससे भी आपको पता लग जाएगा। इसके बाद गोइंग कंसर्न आ गया, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट्स को आप एक बार यहाँ पे रीड करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। बेसिक भूमिका तो बनी जाएगी, रैपिड रिवीजन वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या होते हैं। फिर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है जी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें कंसेप्चुअल के अलावा कई बार ना कुछ ऐसा सीधा सीधा सा सवाल आ जाता है फैक्चुअल वाला, या कोई एक सिंपली लाइन देकर ही पूछ लेते हैं, एक लाइन में से सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सी लाइन से क्या सवाल आ सकता है। तो एक बार रीड जरूर करना चाहिए। हालांकि कोशिश हमने करी है कि सबको लाल कर दें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, सबको लाल हमने इस बार किया, काला नहीं किया। लाल मतलब ये डेंजर है, इस पे नजर जानी चाहिए, ये वाली चीजें तो जरूर आपको करनी है। इसके अलावा देखो विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि पता नहीं आपके सब्जेक्टिव पेपर में विंडो ड्रेसिंग ना पूछ लें, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है विंडो ड्रेसिंग। इसके अलावा हमारे एक्रूवल बेसिस आ गए, कैश बेसिस आ गए, और इनको भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ यहाँ पे पूरा कवर अप किए, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज अभी होनी चाहिए। आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर को तो नॉलेज अच्छी खासी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, बहुत डिटेल में सारा कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके लिए तो लिस्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कहां से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछ लें। और आज की डेट में तो आप जानते हैं इंड एएस का जमाना है, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं। और ये क्या है इंड एएस, ये आपको मालूम होना चाहिए, और किस तरीके से इनका एप्लीकेबिलिटी बना इसको लेकर भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। और ये हमारे इंड एएस जो हैं आईएफआरएस से कैसे अलग हैं, उनके एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिनको कार्व इन कार्व आउट यहाँ पे बोला जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विज़-अ-वी इंड एएस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस उनका पूरा कंपैरेटिव चार्ट मिल गया, क्योंकि आज की डेट में जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछता है कि ये वाला इंड एएस कौन सा जुड़ा हुआ है। वो जमाने गए जब आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता था, अभी आपसे इंड एएस पूछा जाता है। तो इंड एएस भी आपको याद करने होंगे, जो आपको मोटे मोटे इंड एएस हैं जिनके साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, तो वो वाले इंड एएस तो पक्का से याद करके जाना जिनके कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आईएफआरएस फाउंडेशन ने हमें दिए। और आईएफआरएस जो है ये हमारे जो इसकी लिस्ट है वो भी यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। आप देख सकते हैं आईएफआरएस और इंड एएस इन दोनों की नंबरिंग बिल्कुल एक जैसी चल रही है। तो अगर एक आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, तो दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो दूसरे याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल एएस और इंड एएस को याद कीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पक्का यहाँ से कोई ना कोई सवाल आएगा। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर लिया जी अपना अगला टॉपिक, और इसके बाद फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर आ गए, ताकि आप एक बार सोचें, आपका दिमाग चले कि क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और कैसे आप उनका आंसर देंगे। अभी आपको आंसर लिखने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक भूमिका दिमाग में बनी हो कि अगर ये सवाल आया तो किस तरीके से इसे अटेम्प्ट किया जाएगा। तो ये भूमिका अगर बन गई तो ये आपकी काफी मदद कर देगी। चलिए, तो अभी प्यारे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है।
तो रैपिड रिवीजन वीडियो आप देखेंगे, हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला वीडियो आप देखेंगे, तो उससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है जी। पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, कौन से सेक्शन में दे रखी है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और इसके बाद कैपिटल अकाउंट आ गया, ड्राइंग्स आ गए, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का जो पेपर था उसमें सवाल आया था जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करके बताओ। तो बीच बीच में हमने डाल दिया कि हरियाणा के अंदर कैसे सवाल पिछले पेपर में पूछे गए थे, और साथ ही साथ हरियाणा के अलावा भी कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनके भी कोर्सेज हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो वो भी हमने बीच बीच में डाल दिए कि ऐसे सवाल इन पेपर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो सारी चीजें आपको डिटेल में फॉर्मेट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपका सॉल्व करने का मन है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो कोशिश करिए कि सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी यहाँ पे इंक्लूड करें। न्यूमेरिकल का लेवल मैंने यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा हैवी वाला नहीं रखा है, क्योंकि अभी आपको केवल देखना है कि हाँ कैसा आ सकता है और कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। बाकी आप जितना डीप जाना चाहते हैं, जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो स्क्रीनिंग के बाद में भी हो जाएगी। अभी जितना सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप, एडमिशन वाला केस आ गया, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो एमपीपीएससी में क्या सवाल आया था एडमिशन से जुड़ा हुआ, ये हमने बीच में इंक्लूड कर दिया। एग्जाम्पल आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, कैसे कैलकुलेट करोगे, एग्जाम्पल्स डाल दिए ताकि आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। इसके साथ में मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा यहाँ पे कि इस पीडीएफ को, ये वाला वीडियो आप जरूर देख लो, बट डिटेल में पढ़ने से पहले हमारा जो रैपिड रिवीजन वाला वीडियो है उसे देखना, और इसके साथ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले वीडियो हैं उनको भी देखना। उसको देखने के बाद ये पीडीएफ पढ़ना आपके लिए सुपर डुपर इजी हो जाने वाला है। जितना प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाएगा कवर अप करना। इसके बाद गुडविल आ गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, तो वो सारी चीजें आ गई अलॉन्ग विद एग्जांपल एंड जर्नल एंट्रीज की क्या क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारा ये रीवैल्यूएशन वाला पार्ट आ गया, और कई बार हम अपनी जो वैल्यूज हैं एसेट्स लायबिलिटीज की, उनको किताबों में ऑल्टर नहीं करते हैं, तो बना देते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि किताबों में पुरानी वैल्यूज ही चलती रहे। तो इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक पार्ट में एंट्रीज करते हैं, दूसरे में उनको रिवर्स करते हैं। और इसके साथ में हमने पूरा न्यूमेरिकल, पूरा बड़ा एग्जाम्पल डाला, क्योंकि कई लोग होंगे जिनको चिंता सताती होगी, सर इस पे अगर बड़ा न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करेंगे, कैसा आ सकता है, तो हमने डाल दिया है ताकि आप एक बार जरूर देखें। इसके बाद यहाँ पे रिटायरमेंट का केस आ गया, उससे जुड़ी हुई सारी एडजस्टमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। इसके बाद डेथ आ गया, डेथ से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। जितनी कवरेज आपको चाहिए वो सारी यहाँ पे मिलेगी एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, तो आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो डिसोल्यूशन का केस आ गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों अलग अलग होते हैं। आई होप आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं। इसको लेकर आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी पक्का पक्का सवाल आ सकता है। इसके बाद हमारे पास आ गया जी रियलाइजेशन अकाउंट, जो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। उसकी सारी जर्नल एंट्रीज जो आप करते हैं वो सारी आ गई। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आ गया यहाँ पर कि किस तरीके से फॉर्मेट होगा, और एक पूरा न्यूमेरिकल मैंने डाला कि रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी अकाउंट बनाना आप जरूर सीखें, उसके लिए एक पूरा न्यूमेरिकल भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। इसके बाद इनसॉल्वेंसी वाला केस आ गया कि अगर फर्म या पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है गार्नर वर्सेस मरे का केस। तो गार्नर वर्सेस मरे का जो केस है वो प्यारे दोस्तों आपको पक्का पक्का से करके जाना है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। लीजिए फिर से बारी आ गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर की, तो कैसे आपको उन पे दिमाग लगाना है, आपको एक बार इनको जरूर रीड करना है, एक बार रीडिंग देनी है और थोड़ा सा सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कैसे लगाएंगे। देखो इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, साथ में अगर आप बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पक्का है। बट अगर आप कोई ना कोई शॉर्टकट ही ढूंढना चाह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ शॉर्टकट ही मिल जाए, कुछ बिल्कुल 10 पेज के नोट्स ही मिल जाए जिसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी से आपको स्टार्ट करना होगा, वरना काफी देर भी हो सकती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसके बाद आ गया जी। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपकी शेयर्स वगैरह की बात होती है, तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ पे डाल दी हैं। और क्या जर्नल एंट्रीज आप पास करते हैं वो सारी जर्नल एंट्रीज भी इंक्लूड कर दी हैं। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आपके रैपिड रिवीजन वीडियो से भी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला वीडियो है वो यहाँ पे भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका शेयर फॉर फीचर और कैपिटल रिजर्व इसको लेकर पक्का से सवाल आता है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो हालांकि हमने यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर एग्जाम्पल डाले हैं, बट आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आपकी और अच्छे से कवरेज होगी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
और इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी डाल दिया, डिबेंचर्स का भी ब्रीफ डाल दिया ताकि आपको पता हो। इसके बाद आता है जी हमारा रीस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बातें करी जाती है। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे जुड़ा हुआ है, AS14 AS14 इससे जुड़ा हुआ है जी। अमलगमेशन दो तरीके की हो सकती है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। तो दोनों कैसे अलग होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये जरूर पक्का पक्का आपको मालूम होने चाहिए। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। कौन से 4 मेथड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल के साथ हमने यहां पे डाल दिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सी जर्नल एंट्रीज पास कर दी जाती हैं वो भी हमने यहां पे डाल दी, और एक एग्जांपल भी डाला जिसमें आपको पूरी जर्नल एंट्रीज डाल के दिखा दी कि इस तरीके से सारा काम किया जाता है। अभी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता तो नहीं है, बट हाँ एक बार नजर जरूर लगा सकते हैं कि किस तरीके से सारा काम किया जाता है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी यहां पे थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो देखो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक एक एंट्री अभी करके दिखाऊं तो बात बनेगी। आप अभी समझदार हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। रिवीजन वीडियो को देखकर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखकर आप इसे रीड करेंगे, आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद हमारे पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक आता है। जो कंपनी बहुत ज्यादा घाटों में चल रही होती है तो इंटरनली अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या फर्क होता है, किस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। शेयर कैपिटल का जो शेयर का वैल्यू है वो कम कर देते हैं, क्रेडिटर्स के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि आपको पैसे कम देंगे, और जो भी हमें गेन होता है उसको एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में डाल देते हैं। उस अकाउंट का क्या नाम रहता है, उसका नाम रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद लिक्विडेशन वाला टॉपिक आ गया। तो लिक्विडेशन कैसे होती है, क्या ऑर्डर रहता है, किस ऑर्डर में पेमेंट्स करी जाती है। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है, कैसे बनाता है वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी वाला टॉपिक आ गया जी। तो होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की बैलेंस शीट को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि सब्सिडरी जो है वो कहीं ना कहीं होल्डिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि होल्डिंग के पास ही तो शेयर रखे हुए हैं सब्सिडरी के। तो एक सही पिक्चर हमारे यूजर्स को दिखे, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो कैसे ये कंसोलिडेशन होगा उसको लेकर यहाँ पे आपको बातें बता रखी हैं। और देखो कई बार क्या होगा कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसके पास 2 लाख के शेयर हैं सब्सिडरी कंपनी के, बट उसके बदले उसने 2.5 लाख पे किया हुआ है। तो एक्स्ट्रा जो पे किया हुआ है उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल का नाम दे दिया जाता है। अगर कम पे किया हो तो इट इज अ कैपिटल रिजर्व। ये चीज आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला वीडियो है उसके अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है, न्यूमेरिकल्स के साथ एक्सप्लेन करी हुई है, तो आप उसे देखेंगे समझ में आएगी। जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रहती हैं वो एडजस्टमेंट्स की डिटेल भी आपको यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे भी एक पूरा न्यूमेरिकल इंक्लूड किया कि आप खुद से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वगैरह बनाकर दिखाओ। और अभी आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर फिर से, ताकि अभी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बन सकता है और कैसे उनका आंसर यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो अभी तक देखो कितने सारे, आधा पीडीएफ हमने कवर अप कर लिया, और कितना समय लगा हमें, कोई खास समय नहीं लगा, और आपको एक दर्शन हो गए कि हाँ क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कैसे आपको पढ़नी है। और मुझे नहीं लगता अभी आपको इतना मुश्किल लगना चाहिए। अभी जो डर आ रहा है ना दिमाग में, उसे धीरे धीरे काम करने की कोशिश करो। अभी कॉस्टिंग शुरू हो गया, तो अकाउंटिंग खत्म हो गया, कॉस्टिंग वाला पार्ट आ गया। तो कॉस्टिंग के अंदर प्यारे दोस्तों आपकी जो बेसिक टर्म्स है वो हमने पहले डाल दी है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड क्या होता है, जो भी बेसिक टर्म्स रहती हैं वो यहाँ पे एक बार डाल दी। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो बेसिक टर्म्स है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में सवाल सीधा टर्म पे आ सकता है, हो सकता है इंटरव्यू आप देने जाएं तो आपसे पूछे बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा फिर आपका पहला टॉपिक आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको पूरा डिटेल में कवर अप करा रखा है प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर, तो आप उसे जरूर देखिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे फॉर्मूलाज वहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप इसे भी रीड करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वेरिएंस एनालिसिस का। आई नो बहुत सारे लोगों का ये वीक पॉइंट रहता है, और मैंने पूरा डिटेल में कवर कर दिया आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले वीडियो में, सब चीजों को एक्सप्लेन किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है, सारे वेरिएंसेस वहां पे डिस्कस कर दिए। इसके बाद बजटरी कंट्रोल आ गया। तो बजटरी कंट्रोल तो
आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकली टॉपिक है। तो बजट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के बजट होते हैं, कैसे बजट बनाया जाता है, फिक्स्ड बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, इसमें कुछ है क्या मुश्किल बताइए? कुछ मुश्किल नहीं है। जिस बजट में हम अलग अलग लेवल्स पे अपना सारा जो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा फ्लेक्सिबल बजट बन जाता है। जिसमें एक ही लेवल पे होता है वो फिक्स बजट हो जाता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी यहाँ पे कुछ कंट्रोल रेशियोज भी आ जाएंगी। ये कंट्रोल रेशियोज भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले वीडियो में मैंने कवर अप कर दिए हैं। तो कोशिश करिए कि छोटी से छोटी चीज भी आपकी रह ना जाए, सारी चीजें आपकी कवर अप होनी चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला भी काफी पार्ट मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो में कवर किया। प्रोसेस अकाउंट वगैरह भी आपको बनाकर दिखाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो कैसे नॉर्मल प्रोसेस लॉस होता है, अब नॉर्मल होता है, गेन होता है, सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर से आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर आ गए फिर से। तो आपको एक बार इनको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। इसके बाद हमारे टॉपिक्स आ गए कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें लाइफ साइकिल, टारगेट, काइजन और जीआईटी। तो रैपिड रिवीजन वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इनको समझने में ज्यादा दिक्कत तो आपको नहीं आएगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से अलग चलते हैं। आप अपनी जो कॉस्ट है उसको एक्टिविटी के हिसाब से ट्रेस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद हमारे पास लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है कि कैसे प्रोडक्ट को शुरू से लेकर एंड तक आप चलाते हैं, उसमें क्या पूरी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, क्या स्टेजेस रहती हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद टारगेट कॉस्टिंग आ गया। टारगेट कॉस्टिंग की आपको एक टारगेट लेकर चलना है, उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप अपना प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस मार्केट डिसाइड कर सकती है। तो आपको अपनी कॉस्ट को एक टारगेट डिसाइड करके उसी दायरे में लेकर जाना है। ज्यादा होगी कॉस्ट, प्राइस ज्यादा रखोगे तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। इसके बाद हमारे पास काइजान कॉस्टिंग आ गया। तो काइजान एक जापानीज टर्म होती है, जापानीज टर्म होती है जिसका मतलब यहाँ पे क्या रहता है, स्लो 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 हम कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करते रहे, तो ये यहाँ पे इसके अंदर होता है। तो इसके अलावा पूरा डिटेल में कवर्ड है सारे, इसके अंदर अप्रोचेस क्या, साइकिल्स होते हैं, आप एक बार रीड करेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर अप कर दी है। तो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी आपकी सारी कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, कि अपने पास स्टॉक मत रखो, अपना सामान जब चाहिए तभी मंगवा लो, दैट इज जस्ट इन टाइम। इसके क्या फायदे क्या नुकसान, सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करवा दी हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर से आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि आपका सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से बीच बीच में दिमाग चलता रहे। चलो इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला टॉपिक आ गया, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो और कैश फ्लो इसके अंदर आपको करना है। और ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल टॉपिक है, और इनके लिए भी आपको नहीं घबराना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो आप देखोगे तो उसमें डिटेल में आपको ये सारे फॉर्मूलाज के साथ डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी हमने ये सारे जो एनालिसिस के टूल हैं, चाहे कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप 2 सालों की बैलेंस शीट बना के कंपेरिजन करके परसेंटेज चेंज वगैरह निकाल देते हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप एक टोटल फिगर का परसेंटेज दिखा देते हो बाकी सब फिगर्स को, वो भी एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस तो पूरा डिटेल में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले वीडियो में दिखेगा, हर तरीके का सवाल डिस्कस किया जाएगा उसके अंदर, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल गलत ना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में। तो सारे रेशियोज, उनके फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड आखिर में जाकर यहाँ पे हमने कर दिया। तो कितने सारे क्वेश्चन है जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे गए थे, और इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। फिर आगे जी फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको फंड का फ्लो दिखाती है कि आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज आया, किन कारणों की वजह से आया, इसको हम एक सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला स्टेटमेंट बना के डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास जो रहता है उसमें 3 एक्टिविटीज के बेसिस पे हम अपना जो सारा कैश है ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में आपके लिए कवर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंस वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे हमने कवर अप करके दे दी हैं। इसके अलावा हर एक एक्टिविटी के एग्जाम्पल आपको दे दिए, पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया, फंड फ्लो कैश फ्लो का डिफरेंस भी दे दिया, अगर सब्जेक्टिव पेपर में पूछ लें तब भी आपको पूरी कवरेज यहाँ पे मिल जाएगी। लीजिए फिर आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विद आंसर हिंट्स, ताकि आप इन पे एक बार नजर डालें और थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग को चलाएं।
इसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आ गया। तो सबसे पहले इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कवर कर दिया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बन रही है, बट आज के जमाने में तो प्राइसेस में चेंज आ रहा है, तो बैलेंस शीट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया जाए, इसको लेकर अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब कई बार आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में सीधा सीधा पूछ लेते हैं ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी, ये सवाल आपको आ सकता है, तो इसीलिए ये डेफिनेशंस को इंक्लूड किया यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने। इसके क्या फायदे, क्या नुकसान और क्या मेथड्स हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के। अब देखो मेथड्स में बहुत डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर के पर्सपेक्टिव से, सब्जेक्टिव जब करोगे तब जाना चाहते हो डिटेल में चले जाना। ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादातर सवाल यहीं पे रुक जाता है, इनमें से कौन सा मेथड है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का और कौन सा नहीं है, या फिर बिल्कुल बेसिक नॉलेज उनके बारे में टेस्ट करता है, कोई डिटेल में जाकर आपको टेस्टिंग नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका मेथड्स आ गए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के, और ये 4 मेथड्स है जो कि यहाँ पे आपको कवर अप करने रहते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ गया, इसकी भी डेफिनेशंस आ गई, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, तो वो चीज इंक्लूड कर दी हमने। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोचेज हैं, वो सारी अप्रोचेज कौन सी अप्रोच यहाँ पे किसने दी, ये चीज आपके लिए पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, सीधा सीधा सवाल आता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड किसने दिया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो सारे मॉडल्स का स्क्रीनिंग टेस्ट में तो डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से पता हो कि हाँ ये मॉडल है, ये क्या कहता है और किसने दिया, तो इससे बात बन जाएगी। बट बाद में जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा डीप में इनकी नॉलेज आपको अटेन करनी होगी। चलिए इसके बाद हमारा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आ गया कि देखो जी अब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसका एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या क्या कॉस्ट हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, तो उनकी बातें यहाँ पे करी हुई हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को लेकर हमारे पास कुछ ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, वो भी ब्रीफली यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की, उनको भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद आया ऑडिटिंग वाला पार्ट। ये ऑडिटिंग वाला पार्ट मैंने काफी ज्यादा बड़ा लिया है, इस पीडीएफ के अंदर आप देखेंगे काफी सब्सटेंशियल पोर्शन है ऑडिटिंग वाले पार्ट का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से चाहे सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से वो आपकी छूट जाए। तो ऑडिटिंग के अंदर देखो सबसे पहले तो लैटिन टर्म ऑर्डर इससे डिराइव किया गया, तो सीधा सवाल आ सकता है स्क्रीनिंग पेपर के अंदर। और ऑडिटिंग की अलग अलग डेफिनेशन हमारे पास अलग अलग ऑथर्स ने दी, तो ये पता होनी चाहिए ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन से अलग होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से एक बार रीड करना। इसके बाद ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस लॉ आता है जो मैंने जो है इंक्लूड कर दिया। इसके बाद ऑडिटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नॉर्मल हैं, आप रीड करके भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑडिट करते हैं तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, उससे क्या कौन सा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जुड़ा हुआ है, तो एक बार रीड कर सकते हो, बहुत डीप में नहीं जाना। अब ऑडिट हर चीज का तो नहीं किया जा सकता, अगर एक कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, हर एक चीज को तो जाकर नहीं देख सकते कि यार एक पेंसिल खरीदा था उसका बिल दिखाओ का है, तो हम सैंपल बना लेते हैं, कुछ सैंपल को टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे अपना ऑडिटर जो है ओपिनियन बना लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या फिर नहीं बनी। देखो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंटरनल कंट्रोल लगाकर चलती हैं, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑडिटर के सहारे नहीं बैठती कि हमारा ऑडिट होगा कुछ समय बाद तो ऑडिटर सर आएंगे और यहाँ पे हमारी जो भी कमी है वो हमें बताएंगे, तो ऑडिटर के सहारे नहीं बैठती, वो अपने इंटरनल कंट्रोल लगा के रखती हैं ताकि रेगुलर बेसिस पे अगर कोई फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो पकड़ा जाए। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ये आप रीड करेंगे तो आपको पक्का से जानकारी पूरी पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स की लिस्ट भी डाल दी है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का कई बार पूछ ले कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किससे जुड़ा हुआ है, या फिर आपसे पूछ ले कि जो हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट है वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, सीधा सीधा पूछ ले, तो उसके लिए पूरी लिस्ट आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। इसके बाद आ गया वाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग क्या होता है कि आप जो वाउचर्स की एग्जामिनेशन करते हो, जो भी वाउचर्स बने हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज का वाउचर बना होगा, इनवॉइस होंगे, रिसीट होंगी, तो आप उनको चेक करते हो, उनका एग्जामिनेशन करते हो। इसकी डेफिनेशंस जो अलग अलग है इंक्लूड कर दी, सवाल आ सकता है। और वाउचिंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चीज आपके थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाउचिंग के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना, और अलग अलग टाइप्स के कौन से वाउचर होते हैं, और अलग अलग चीजों का वाउचिंग करना कैसे है। जैसे अगर आप क्रेडिट सेल्स की वाउचिंग करने बैठे हो तो क्या चीजें, कौन से डॉक्यूमेंट आप चेक करोगे, सेल रजिस्टर, सेल बिल, स्टॉक रिकॉर्ड, क्या चेक करोगे, ये चीजें आपके लिए डाल दी। हो सकता है ये आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछ लें, और सब्जेक्टिव पेपर के लिए तो ये डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो हो सकता है सीधा सीधा ऐसे ही पूछ ले कि एज एन ऑडिटर हाउ विल यू वाउच द क्रेडिट सेल्स, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर व्हाइल वाउचिंग क्रेडिट सेल्स, तो ऐसे सीधा
सीधा सवाल आ सकता है। तो क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, डेटर से पैसे आए, सेल और रिटर्न बेसिस पे सामान भेजा, बैड डेट्स हो गए, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला, सब चीजों की वाउचिंग कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे सारी डिटेल यहाँ पे मैंने आपके लिए डाल दी है। वाउचिंग के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आएगा वेरिफिकेशन का। वाउचिंग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा है, अभी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा डीप मत जाना, बट हाँ सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको यहां पे थोड़ा सा डीप जाना जरूर पड़ेगा। वेरिफिकेशन हम करते हैं हमारे एसेट्स का लायबिलिटीज का। तो जैसे हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें दिख रहा है कि कैश हमारे पास इतना पड़ा है, तो वेरीफाई करते हैं क्या है कि नहीं है। इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, तो इन्वेंट्री असल में उतनी पड़ी है या नहीं पड़ी, इन्वेस्टमेंट्स उतनी है या नहीं है, डेटर उतने हैं या नहीं है, कैसे चेक किया जाएगा वो डिटेल भी पूरी यहां पे इंक्लूड कर दी है। अगेन सब्जेक्टिव पेपर के लिए ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑडिट रिपोर्ट आ गया। एसए 700 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, तो वो भी यहाँ पे हमने आपके लिए इंक्लूड कर दी है। ऑडिटर अपना ओपिनियन जो फॉर्म करता है, कैसा ओपिनियन हो सकता है, क्या बिल्कुल सही ओपिनियन होगा, या अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ है तो क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, कैसे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। कई बार ऑडिटर अपना ओपिनियन देने से मना कर देता है, उसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद कंपनी ऑडिट का टॉपिक आ गया। तो कंपनी ऑडिट के कौन से सेक्शन है, कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है, कितने समय में कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, पहला ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो सीएजी होते हैं सरकारी कंपनियों के जो ऑडिटर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में जो रूल्स हैं, कितने डेज में अपॉइंटमेंट करना है, कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए डाल दी हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट है, उसका सेक्शन जो है 148 आई थिंक, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सवाल आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है। और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या कैसे बनाई जाती है, क्या उसके अंदर आता है, किसको ये रिपोर्ट भेज दी जाती है, क्या ये सरकार को भी दी जाती है नहीं दी जाती, तो ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलेंगी। इसके बाद हमारे कुछ स्पेशल ऑडिट्स हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है कि मैनेजमेंट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, अपने फंक्शन सही से कर रही है या नहीं कर रही, तो ये चीजें इसके अंदर चेक करी जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है जी एनर्जी ऑडिट। तो हमें आज की डेट पे ये भी चेक करना रहता है कि हम एनर्जी का वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बिजली का बिल पे कर रहे हैं, कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाए कि हमारा जो एनर्जी का यूज है वो ऑप्टिमम तरीके से यहाँ पे हो जाए। तो उसको लेकर जो भी चीजें आइडेंटिफाई करे कि कहाँ पे एनर्जी वगैरह सेव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर जैसे एनवायरमेंटल अकाउंटिंग था वैसे ही एनवायरमेंटल ऑडिटिंग भी आ गया यहाँ पर। और इसके बाद जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सिस्टम्स के माध्यम से हो रहा है। तो जैसे एक बैंक है तो बैंक के अंदर सारा काम कंप्यूटर ऑनलाइन इस माध्यम से हो रहा है, और अगर वो सिस्टम भी सिक्योर्ड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे रिस्क हैं, तो कितना खतरा है, इतने सारे लोगों का पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है, इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो जाए, पैसा बैंक के कंट्रोल से बाहर चला जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सही से प्रोटेक्टेड है या नहीं है, इस चीज को चेक करते हैं। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, क्या तरीके फॉलो करेंगे, कौन से हमारे ऑडिट टेक्निक्स और टूल्स रहेंगे, तो वो सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद है सेफ्टी ऑडिट। तो सेफ्टी ऑडिट के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी को लेकर जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए वो पूरी हुई है या नहीं हुई, इन सब चीजों को देखा जाता है। इसके बाद फिर से आ गए जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आप इनको एक बार रीड करेंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे बढ़िया बढ़िया आंसर्स आप इन क्वेश्चंस के यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलेगा, ताकि स्क्रीनिंग के बाद जब आप एक्चुअल में राइटिंग करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों ये था जी हमारा आज का वॉक थ्रू वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक पूरा बर्ड आई व्यू दिया हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर अभी आई होप आप जब इस नोट्स को पढ़ेंगे, फाइल को पढ़ेंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर से यही बोलूंगा, डायरेक्टली नोट्स को पढ़ने से पहले आप ये वाला वीडियो देखना, रैपिड रिवीजन वाला वीडियो देखना, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले पार्ट पे जाने से पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला वीडियो भी जरूर देखना। तो ये नोट्स वाली फाइल आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, तो आपके लिए करना काफी इजी हो जाएगा। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसको अपने आप को फटाफट करना है, क्योंकि जो मेन हमें फोकस करना है दैट हैज टू बी ऑन प्रैक्टिस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यूज लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, और उस पार्ट पे हम तभी पहुंच पाएंगे जब ये वाला पार्ट हमने एक बार कर लिया होगा। अगर ये नहीं किया होगा, इसे किए बिना डायरेक्टली आप एमसीक्यू लगाने चले जाओगे, तो क्या होगा, उसके अंदर गलतियां करोगे, आपको चीजें याद नहीं आएंगी, और
कई बार तो ऐसा फीलिंग, हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि अभी याद नहीं आ रहा बट बाद में पढ़ के याद आ जाएगा, और ये गलत धारणा एग्जामिनेशन तक चली जाती है। तो इसीलिए एक बार पहले ये नोट्स को जरूर रेफर करें, आपका वीडियो जरूर देखें रिवीजन वाला, और फिर उसके बाद कोशिश करें कि फटाफट से आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ यहां पे बढ़ जाएं। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको पक्का बेनिफिट मिला होगा, आइडिया मिला होगा कि कैसे आपको कवरेज करना है, कैसे इतने बड़े फाइल को देख के घबराना नहीं है, आपके कंट्रोल में चीजें कैसे लानी है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।